Welcome all of you on my channel मैथ्स टाइगर। आप सभी अच्छे हैं, भी बोल रहे हैं एकदम मज़े में एकदम। मैं आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। मेरा ऐसा शुभकामना आप सभी के साथ हमेशा बना रहेगा, है ना। और आज की सुबह अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने विद्यार्थियों के लिए, है ना, चाहे वह विद्यार्थी किसी भी लेवल की क्यों नहीं है, उन सभी के लिए मैं आज लेके आया हूँ एक फिल्म शो, एक फिल्म का कंस्ट्रक्शन लेके आया हूँ जिसका नाम आप जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे। अगर जानते हैं तो उस फिल्म का नाम है सुपर 30। तो आज मैं आप सभी के लिए सुपर 30 लेके आया हूँ, अर्थात आपको सुपर 30 में कितना आपका मार्क्स आता है, कितना आपने सीखा, अपने आप को आप मूल्यांकन कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा विलंब न करते हुए आप सभी अपने अपने नोटबुक के साथ, कॉपी कलम के साथ किसी कोना में दुबक के बैठ जाइए। हाँ बिल्कुल, और हमारे साथ आप बने रहिए। आप अपना स्कोर ज़रूर हमें बताएंगे कमेंट में। हाँ सर, सुपर 30 में मैंने 30 का 30 मारा। और जिस स्टूडेंट का सुपर 30 में 30 आ जाएगा तो मैं अपने तरफ से, आप कमेंट में डालेंगे, अपना नंबर डाल देंगे, मैं असंभव अथक प्रयास करूँगा, है ना। मैं अथक प्रयास करूँगा उन बच्चों को कॉल करने का। अपना नंबर भी डाल देंगे जो सुपर 30 में आप कितना गेट किए। अगर 30 में 30 पा रहे हैं तो आप अपना कमेंट, और इतना ही नहीं अपना नंबर भी डाल देंगे। मैं आपको कॉल करके बुलाऊंगा और आपको सम्मानित भी मैं करूंगा सुपर 30 के लिए। अतः मैं ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आपके स्क्रीन पर हम क्वेश्चन लेके आए हैं, है ना। किसी भी लेवल का विद्यार्थी है उन सभी के लिए मैं कह रहा हूँ, उन सभी के लिए कह रहा हूँ, चाहे वह 10th लेवल में है, बोर्ड लेवल में है, 9th लेवल में है या 8th लेवल में है। अगर उनके पास मेधावी है, उनके पास इंटेलिजेंसी है, तो यहाँ से आप अपना कमेंट करेंगे और सुपर 30 में भाग लेंगे, है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने कमेंट के साथ, अपने अपने ऑडियो वीडियो के साथ और अपने कलम और नोटबुक के साथ अपना अपना कोना पे दुबक के बैठ जाइए और बने रहना है हमारे साथ शुरू से अंत तक। जितना मज़ा आपको लाइव में नहीं आएगा उससे ज़्यादा मज़ा मैं अपने ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों को परोस रहा हूँ, है ना। और अगर मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर यहाँ से कुछ आप सीख रहे होंगे, है ना, कुछ आपको ऐसा छू गया, मन को भा गया, तो आपको हमको कहना नहीं पड़े मेरे दोस्त, मेरे बिगनर्स, है ना। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर तो आप कर ही सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन के साथ। चलिए, थैंक यू, वेलकम। फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर मैथ्स टाइगर। प्रश्न आया सुपर 30 का पहला प्रश्न, बने रहना है और विजेता बनना है सुपर 30 के लिए। पहला प्रश्न, निम्न में कौन अलग है। पहला ऑप्शन है आपके साथ 3/5, बी का ऑप्शन है √16/4, तीसरा नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है आपका √2/5 और ऑप्शन नंबर सी है 25/9। तो बता सकते हैं इसमें कौन अलग है। देखिए, ए नंबर 3/5 है, बी नंबर में है √16/4, सी नंबर में है √2/5 और डी नंबर है आपका ऑप्शन 25/9। आपका समय शुरू होता है 10 सेकेंड और 10 सेकेंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। नहीं तो मैं आंसर देने के लिए बिल्कुल आई एम रेडी टू गिव योर आंसर ऑन योर स्क्रीन बोर्ड। चलता हूँ। इसका इनमें कह रहा है कौन अलग है मेरे भाई। ये 3/5 आपका पहला नंबर ऑप्शन आपका परिमेय संख्या है, अंश बटा है √16/4, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 2 का वर्गमूल हो जाएगा
4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो ये भी हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी है √2/5, है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। और ऑप्शन नंबर डी है 25/9। तो ये सब आपका ऑप्शन ए, बी और डी एक ही जैसा है, सब परिमेय संख्या में है। तो पूछ लिया कौन अलग है, तो अलग क्या हो जाएगा, √2/5 अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि √2 है ना पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल में नहीं आता है ना, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? पूछ लिया आपसे, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या, उसके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ये पूछ लिया। ऑप्शन पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा नंबर ऑप्शन है 3 और चौथा नंबर है ऑप्शन डी में अनगिनत। तो जल्दी करेंगे, 1 2 3, 10 सेकंड का समय मैं देता हूं आपका अपना ईमानदारी पूर्वक। तो इसका आंसर हो जाएगा, दो परिमेय संख्या है उसके बीच अनंत है ना परिमेय संख्या हो सकती है, जिसको हम गिनती ही नहीं कर सकते, अनंत में जाएगा मेरे दोस्त। 1 2 3 तो सीमित है ना, उसका अंत हो गया है, लेकिन अनंत में जाएगी यानी अनगिनत इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन आया है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ रहे हैं, एक ही साथ दौड़ना शुरू किए और वे क्रम से 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगाते हैं, एक साथ चलना शुरू करते हैं। तो वे सब जो है सो 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगाते हैं। तो तीनों का प्रस्थान बिंदु अगर एक ही हो तो वह पुनः तीनों किस समय में जाकर के है ना उस बिंदु पर कितने समय लगेगा, उसको कितना समय लगेगा उसी बिंदु पर आने में। तो आपने प्रश्न समझ लिया होगा, है ना। 3 धावक है जो वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं 3 घंटे में, है ना, 4 घंटे में और 8 घंटे में। समय आपका घंटा में है, तो पूछ लिया फिर तीनों है ना कब एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर मैं बता देता हूं। ऑप्शन ए है 12 घंटे, बी है 6 घंटे, सी नंबर ऑप्शन 27 घंटे और डी नंबर ऑप्शन है इसका 24 घंटे। आपका समय होता है शुरू, आपका समय होता है सभी घंटे में है। ऑप्शन ए में है आपका 12 घंटा, बी में 6 घंटे और सी नंबर ऑप्शन में है 27 घंटे और डी नंबर में है 24 घंटे। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ रहे हैं, तीनों का अंतराल है 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे। तो तीनों एक साथ पुनः इस बिंदु पर कब पहुंचेंगे। चलिए, आपका समय होता है अब। ऑप्शन आपका पहला है 12 घंटे, दूसरा है 6 घंटे, तीसरा है 27 घंटे और अगला ऑप्शन जो है चौथा 24 घंटे। ऑप्शन नंबर ए जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत, आपका जवाब गलत हो जाएगा। आप क्या चौट हो गए। ऑप्शन देखिए 3 4 8 का लघुत्तम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, लघुत्तम एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो 3 4 8 यानी 8 का पहाड़ा 3 बार, 8 3 24 है ना, 8 3 24, 24 को 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा और 8 भी काटेगा। तो कितने घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के क्वेश्चन को आप सीधे लघुत्तम ले लीजिएगा, है ना, क्या ले लेंगे, एलसीएम। चलता हूं प्रश्न नंबर 4। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आया है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक चक्कर लगाने में क्रम से 1 घंटे, 3 घंटे एवं 4 घंटे का समय लेते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 3 धावक वृत्ताकार पथ पे दौड़ रहे हैं।
तो उनका समय है 1 घंटा, 1 घंटे, फिर है 3 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे एवं 2 घंटे, एवं 2 घंटे, है ना। तो तीनों पुनः कितने घंटे के बाद मिलेंगे? ऑप्शन नंबर 1 2 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 3 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 6 घंटे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप बता सकते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया है, तो 1, 3 और 2 का लघुत्तम ले लीजिए, एलसीएम लगा ले, टेकन एलसीएम 1, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, यानी 6 घंटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हमको हमी से चुरा लो। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, बने रहना है, भागिएगा मत। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है आपके साथ। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? पूछ लिया आपका अपरिमेय, अर्थात जो परिमेय नहीं हो। 64/36 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है √7/9, तीसरा ऑप्शन है 4/6 और डी नंबर का ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। अपरिमेय संख्या निम्न में कौन है? अपरिमेय संख्या बता दीजिए। 64/36 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन √7/9, तीसरा ऑप्शन 4/6 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका समय होता है शुरू। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? सॉरी, अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है कौन? तो 64/36 आपका क्या हो जाएगा? 64 पूर्ण वर्ग संख्या है 8, इसका निकल के आएगा 6, तो ये होगा आपका परिमेय संख्या। √7/9, देखिए 9 तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या है 3 का, लेकिन 7 है क्या? नहीं है, तो पूरा निशान आपके किसके साथ जाएगा? आगे देख लेते हैं 4/6, ये भी आपका परिमेय संख्या है। डी में इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा तो नहीं है जो इनमें से कोई नहीं है, कोई तो है, तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, √7/9। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। पूछ लिया 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मालूम है ना? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बताइए? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। स्वयं मतलब अपने से, वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो, अपने से विभाजित हो, वह क्या होगा? अभाज्य संख्या। तो कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए नंबर में है आपका 1, ऑप्शन बी नंबर में 2, ऑप्शन सी नंबर में 6 और ऑप्शन डी नंबर में है 9। अभाज्य संख्याओं का मौसा निम्न में से कौन होगा? पहला ऑप्शन 1, दूसरा है 2, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन 9। अभाज्य संख्याओं का मौसा बताइए फटाफट, आपका समय होता है शुरू। अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 होगा। अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? 1 होगा। कहेगा ऐसा कैसे हो गया अभाज्य संख्या का मौसा? मान लिए जैसे 2 है एक अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक 3 है ना? 3 3 से ही जाएगा
और 1 से जाएगा। 2 से ही जाएगा, यानी 2 से ही पूरा पूरा विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा। तो 2 और 3 क्या होगा आपका, 2 अभाज्य संख्या हुआ। इसका मौसा निकालना है मेरे दोस्त, तो 2 का और 3 का टुकड़ा कर लीजिए। 2 का टुकड़ा 1 गुना 2 और 3 का 1 गुना 3। तो मौसा में क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस दोनों में क्या मैच कर रहा है बता दीजिए, एक ही ना मैच कर रहा है। तो इसका 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, 1 होगा। कभी भी चाहे आगे कितना ही बढ़ जाइए, 7 और 5 ले लीजिए, ये भी इसका मौसा क्या होगा, 1 ही होगा। यानी कोई भी 2 अभाज्य संख्या होगा या 3 भी अगर ले लेते अभाज्य संख्या, तो उसका मौसा क्या होगा, 1 ही होगा। इस सारे ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो रहा है सुपर 30 में। आप सभी का धन्यवाद। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 के साथ बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभी अभी जस्ट चर्चा हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका 3 है ना, बी नंबर ऑप्शन है 4, सी नंबर ऑप्शन है आपका 2 और डी नंबर ऑप्शन है आपका 7। सबसे छोटी अभाज्य संख्या निम्न में कौन है। ऑप्शन ए में 3 है, बी में 4 है, सी में 2 है, डी में 7 है। बताइए जल्दी फटाफट, 10 सेकेंड। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है निम्न में। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का जवाब सुन करके, बहुत आप लोग बने हुए हैं ऐसे हमारे वीडियो में। ऑप्शन नंबर सी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में, है ना, धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में किसे, है ना, परिकलित करने का तकनीक है। हम लोग पढ़े हैं भाग लेमा विधि, है ना, एल्गोरिदम साहब का प्रमेय पढ़े हैं, है ना, A बराबर BQ प्लस R पढ़े हैं ना, जानते हैं ना, और नहीं जानते तो जान लेना है। इसमें ये क्या निकालने का ये तकनीक है, महत्तम समावर्तन निकालने का तकनीक। ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका, 8 नंबर में हम लोग हैं। ऑप्शन नंबर ए में है आपका लॉस निकालने का तकनीक। ऑप्शन नंबर बी में है मौसा निकालने का तकनीक। कैसा तकनीक है ये, है ना, भाग लेमा विधि एल्गोरिदम साहब का जो थ्योरम है उसमें आप सभी क्या निकालते हैं। पहला ऑप्शन लॉस, दूसरा ऑप्शन है मौसा, तीसरा ऑप्शन है आपका, है ना, गुणनफल और चौथा ऑप्शन है ना, इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा है एल्गोरिदम साहब का थ्योरम, इसमें आप क्या निकालते हैं, क्या निकालने का तकनीक है, तो आपका सीधा निशान आ जाएगा। अरे भाई इसमें तो HCF निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। देखिए कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको मौसा निकालने के लिए नहीं कह रहा है, कोई संख्या नहीं दिया हुआ है जो 2 4 6 8 का मौसा कितना होगा या 15 और 27 का मौसा कितना होगा, ऐसा नहीं है। आपका इसके तकनीक के बारे में पूछ रहा है, ये क्या फंक्शन करता है, ये क्या रोटेट करता है। तो क्या रोटेट करता है, मौसा बताता है भाग लेमा विधि में। एल्गोरिदम साहब ने मौसा निकालने का हमारे पास थर्मामीटर दे दिया है जिसका नाम है A बराबर BQ प्लस R। ए जहाँ क्या है, ए क्या है मेरा भाज्य है, बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है भागफल है और आर क्या है रिमाइंडर है अर्थात शेषफल है। इन सभी से आप परिचित होंगे। ओके, थैंक यू। सुपर 30 में आप सभी का स्वागत। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ उपस्थित, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसा गुना मौसा ab का लौसा निम्न में से किसके बराबर होगा, निम्न में से किसके बराबर होगा, है ना। यानी दो संख्याओं का मौसा
पूछ लिया आपसे क्या, दो संख्याओं ए और बी है, उसका लौसा गुना मौसा बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दो संख्याएं आपके पास दिया है, दो संख्याएं ए और बी के रूप में है, ए और बी के रूप में है, दो संख्याएं ए और बी के रूप में है। तो पूछ रहा है आपसे दो संख्याओं का मौसा, दो संख्या यानी ए और बी का जो मौसा होगा है ना, और लसा, दो संख्याओं का मौसा गुना में लसा, दो संख्याओं का मौसा गुना लसा बराबर क्या होगा, व्हाट। दो संख्याओं का मौसा गुना लसा बराबर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन आपको दे दिया है, पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बने रहना है मेरे दोस्त। ए बटा बी, दूसरा ऑप्शन है बी बटा ए, तीसरा ऑप्शन है आपका ए गुना बी, ए गुना बी, और चौथा ऑप्शन है आपका ए बराबर बी। बता सकते हैं दो संख्या ए और बी है के रूप में है, तो दोनों संख्याओं का मौसा गुना लौसा बराबर क्या होगा, है ना, पहली संख्या बटा में दूसरी संख्या, ऐसा बता रहा है यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन, दूसरा में दूसरी बटा पहला, तीसरा ऑप्शन है ए गुना बी यानी पहली गुनी दूसरी, और डी नंबर में ए बराबर ई। जल्दी करेंगे, 10 सेकेंड आपके पास। दो संख्याएं ए और बी के मौसा गुना लौसा बराबर होगा, दो संख्याओं का गुणनफल होगा, क्या होगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। इसको मैं सत्यापित करके दे देता हूं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई भी दो संख्या चुन लीजिए, आप चुन लीजिए, इसको मैं बता देता हूं आप लोगों के दिमाग में बने रहने के लिए। दो संख्या आपके पास मान लीजिए है ना, 12 है और 15 है, मानिए दो संख्या आपके पास है, तो दोनों संख्याओं का मौसा गुना लसा, तो इसका मौसा 12 और 15 का मौसा कितना होगा, महत्तम समावर्तक। 12 और 15 को कौन काट देगा, 3 काट देगा, यानी 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं, यानी 3 काट दिया। और इसका लघुत्तम कितना होगा बता दीजिए, 12 और 15 का लघुत्तम 15 छक्का 90, लघुत्तम कितना हो गया 90, सॉरी 12 और 15 का लघुत्तम 12 पंचे 60, अब 15 चौका 60, लघुत्तम हो गया आपका 60, ठीक है, लघुत्तम आ गया आपका 60 और महत्तम आ गया 3, तो दोनों संख्याओं का गुणन मतलब महत्तम मौसा गुना लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्या के गुणनफल मतलब 12 गुना 15 के बराबर है कि नहीं है वो देख लीजिए। मौसा 3 आप 60, तो 60 तिया 180, 3 छक्का 18, 180 निकल के आ गया मौसा गुना लौसा। और दोनों संख्या यानी 12 और 15 का गुणनफल भी कर दीजिए, तो 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 का 12 6 18, आ गया कि नहीं आ गया 180। तो आपने क्या सीखा, दो संख्याओं का मौसा गुना लौसा बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब होगा। अच्छा लगा होगा दोस्त, तो इस तरह के क्वेश्चन को और भी प्रैक्टिस करेंगे आप सभी, और आप सभी को सुपर 30 में स्वागत है। चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके साथ, पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 10, यदि x और y दो लगातार धनात्मक समपूर्णांक इस प्रकार हो कि दो लगातार धनात्मक समपूर्णांक किस प्रकार हो कि x छोटा है y से, x छोटा है y, तो x प्लस वाई बटा में 2 क्या होगा। x और y लगातार धनात्मक समपूर्णांक है ना, लगातार धनात्मक
सम पूर्णांक है और इस प्रकार हो कि x छोटा है y से, अर्थात y बड़ा है किससे, x से हो, तो पूछ लिया x प्लस वाई बटा 2 क्या होगा, ये पूछ लिया आपसे। x और y लगातार धनात्मक सम संख्या है, धनात्मक सम संख्या है, तो आपसे पूछ लिया x प्लस वाई बटा में 2 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है आपका सम संख्या, ऑप्शन नंबर 1 है सम संख्या, ऑप्शन नंबर 2 है विषम संख्या, विषम संख्या, ऑप्शन नंबर सी है भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक, भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक संख्या, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। प्रश्न समझ में आया। कह रहा है दो सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है जहां x छोटा है y से और y समझिए बड़ा है x से, तो x प्लस वाई बटा 2 का मान क्या होगा। आप देखिए धनात्मक सम संख्या, तो मान लिए धनात्मक सम संख्या, सम संख्या क्या होता है बता दीजिए, जो धन भी हो और सम भी हो। सम संख्या वैसी संख्या जिसे 2 पूरा पूरा विभाजित कर दे, सम संख्या। तो 2 कह रहा है, तो एक मान लीजिए 2 है और दूसरा कितना है 4, ये दोनों सम संख्या है। तो कह रहा है इस दोनों का योग है ना, तो मान लीजिए ये x है और ये क्या है y है ना, x छोटा है और y बड़ा है, क्लियर है। तो कह रहा है x प्लस वाई का बटा 2, तो x प्लस वाई, तो x का मान 2 और y का मान 4 अब बटा में 2, तो 2 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6, और 6 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3, क्या आ गया 3। अब 3 जो है आपका बता दीजिए सम संख्या है या विषम संख्या है या भिन्नात्मक संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो कहिएगा सर 3, 3, अरे 3 तो विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही जवाब। समझे, कभी भी आपको 2 सम संख्याओं का योग बटा में 2 कह दे, यानी x प्लस वाई बटा 2 कह दे या a प्लस बी बटा में 2 कह, उसका मान क्या होगा, तो आप फटाक से कह देंगे 2 सम संख्याओं में अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, विषम संख्या निकल के आएगा। आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे 6 और 4 लीजिए कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 से भाग कितना आ जाएगा 5, 5 आपका क्या हो गया विषम संख्या हो गया। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कोई भी आप संख्या ले सकते हैं मेरे दोस्त, कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए 6 और 8 ले लीजिए, सम संख्या है, 6 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा 14, 14 आएगा, और 14 में 2 से भाग करें कितना आएगा 7, क्या निकल गया विषम संख्या। क्लियर, हाँ बने रहना है, बने रहना है चैनल पर, है ना, बने रहे। प्रश्न नंबर 11 के साथ, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ आप बने रहेंगे। कह रहे हैं 81 और 237, 81, 81 और 237 का मौसम निम्न में कौन है। मौसम पूछ लिया आपका, है ना, जैसा कि आप लोग सुपर 30 में देख रहे हैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसमें मौसम पूछ लिया आपका 81 और 237 का मौसम क्या होगा, है ना। मौसम यानी महत्तम समावर्तक मेरे दोस्त, ऑप्शन ए में है 3, बी में है 5, सी में 7 और डी में 11 बता देंगे मौसम महत्तम समापवर्तक। क्या आप तो देखिए इसी से सटा दीजिए, 3 इस दोनों को काटेगा कि नहीं काटेगा, 3 81 को काटेगा और 237 को भी काट देगा, 3 3 3 7 21 और 3 नंबर 27, 5 तो नहीं काटेगा, है ना, 7 नहीं काटेगा, 11 भी नहीं काटेगा, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 3 दोनों को काट देता है, अर्थात 3 से दोनों में भाग लग जाता है मेरे दोस्त,
इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, है ना। ऑप्शन ए से रगड़ दीजिए, कह रहा मौस यानी भाग कर दीजिए, है ना। तो 3 ही ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सकती है, अर्थात 3 से दोनों में भाग लग सकती है, इसीलिए आपका इसका 3 हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर आपको पूछ लिया है त्रिकोणमिति से। tan π/3 का मान कितना होता है। पाई का मतलब त्रिकोणमिति में जानते हैं मेरे दोस्त, पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। आपने पढ़ा होगा, आपके शिक्षक लोग पढ़ाए होंगे। पाई का मान 180 डिग्री। तो π/3 पूछ लिया, tan π/3, तो इसमें 3 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब tan 60 डिग्री का मान आपको मान सारणी से याद होगा या मान सारणी से आप निकाल सकते हैं, है ना। तो tan 60 डिग्री का मान बता सकते हैं। ऑप्शन में है 1/√3, बी नंबर में है √3, सी नंबर ऑप्शन है 1 और डी नंबर ऑप्शन है 2/√3। बताएंगे tan 60 का मान यानी tan π/3 का मान कितना होगा? पढ़ के आए हैं √3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 के साथ बने रहना है मेरे दोस्त। बहुत मजा दिलाने वाला सुपर 30 में आप सभी का स्वागत है। आभार व्यक्त करते हैं जुड़ने के लिए। यदि 3θ = 90 डिग्री है तो sin² थीटा का मान पूछ लिया। 3θ = 90 डिग्री ऑप्शन, तो sin² थीटा का मान पूछ लिया है। ऑप्शन नंबर ए है 2/√3, बी नंबर ऑप्शन है 1/2, सी नंबर ऑप्शन है 1/4 और डी नंबर ऑप्शन है 0। बता दीजिए फटाक से। दिया है यदि 3θ 90 डिग्री तो sin² थीटा, तो यहाँ आप थीटा निकाल लेंगे। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 में 3 से भाग कर दीजिए तो कितना निकल के आएगा? 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री तो sin² थीटा, तो sin² 30 डिग्री, तो sin 30 का मान बता दीजिए कितना होता है? 1/2। और sin² का पूछ लिया है तो इसका स्क्वायर चढ़ा दीजिए तो कितना होगा? 1/4। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/4। देखिए कौन सा ऑप्शन में जाके है। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी में आपका 1/4 है। ऑप्शन सी में आप गोला भर दीजिएगा और गोला सही से भरिएगा, दुलार से, नहीं तो OMR शीट को ही फाड़ लीजिएगा तो आपका नंबर भी उड़ जाएगा, फट जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। देखिए सबसे सुंदर क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन आया है। यदि sin A = cos A, sin A = cos A, तो A का मान पूछ लिया मेरे दोस्त। अब आपका ऑप्शन है 30 डिग्री, बी का मान 45 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन में है 60 डिग्री और डी का ऑप्शन है 0 डिग्री। बता दीजिए। 45 डिग्री बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी बिल्कुल तैयारी में है मेरे दोस्त। बिल्कुल अच्छा लगा हम आप सभी का आवाज़ सुन करके, समझ करके, है ना। देखिए ए और sin A = cos A कब होता है? अर्थात ए और यानी त्रिकोणमिति में, है ना, sin A और cos A का मान कितने डिग्री में एक ही रंग होता है, एक ही जैसा होता है? तो sin 45 डिग्री में जितना होता है, sin 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 और cos 45 का ही मान होता है मेरे दोस्त 1/cos 45 डिग्री का ही मान होता है 1/√2। देख लीजिए, तो यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2, तो sin और cos का कितना डिग्री में मान √2? 45 डिग्री में। अर्थात sin A और cos A कब बराबर होगा? जब A का मान 45 डिग्री होगा, तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा। यहाँ पूछ लेता sin θ = cos θ, तो थीटा का मान कितना होगा? 0 और 90 के बीच में बताइए, तो क्या होगा? थीटा का मान 45 ही होगा। ये सारे कोण ए है, बी है, सी है, डी है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लेम्डा, सेम्डा, फाई, साई, ये सारे कोण है, तो घबराइएगा नहीं मेरे दोस्त, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 के साथ, यदि LCM दे दिया है, LCM पढ़े हैं आप सभी, लघुत्तम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, LCM 26 और 91 का दिया है 182। 26 और 91 का
एलसीएम दिया है 182, तो पूछ लिया 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, है ना। पहला ऑप्शन है 26, है ना, दूसरा ऑप्शन है 39, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है आपका है 14। बता दीजिए। एलसीएम दिया गया है 26 और 91 का एलसीएम 182, तो आपसे पूछ लिया इसका एचसीएफ कितना होगा। तो आप देखिए मौसा निकालना है, तो पहला ऑप्शन में आपका 26 है, तो 26 इस दोनों को काटता है, बताइए काटता है, 26 को तो काट देगा, 91 को नहीं काटेगा, 39 दोनों में से किसी को नहीं काटेगा, 13 देख लीजिए 13 काटेगा ना 26 और 91 को, 13 दूना 26, 13 सत्ते 91 बिल्कुल काट दिया, है ना। और 14 तो काट ही नहीं सकता है, काटेगा क्या, नहीं काटेगा। तो कौन सा इस में से कौन सी संख्या है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 26 और 91 दोनों में भाग लग जाता है, यानी दोनों को काट देता है, तो वह संख्या क्या है 13। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13, आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13, है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। 16, दो संख्याएं 100 और 190 के मौसा एवं लौसा का गुणनफल है। दो संख्या आपके पास है, पहली संख्या 100 दी गई है और दूसरी संख्या 190 के मौसा एवं लौसा का गुणनफल पूछ लिया है। अब दो संख्या 100 है और 190 के मौसा और लौसा का गुणनफल, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल पूछ लिया मेरे दोस्त। पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन है 190, तीसरा ऑप्शन 100 और चौथा ऑप्शन है आपका 1900। दो संख्याओं का लौसा एवं मौसा का गुणनफल पूछ लिया है मेरे दोस्त। तो देख लीजिए, गुना करने के बाद 100 और 190 को गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद उसका कह रहा है 100 और 190 के मौसा एवं लौसा का गुणनफल कितना होगा। 100 तो नहीं होगा, 190 ये भी नहीं होगा, 10 बताइए, 10 तो इसका क्या हो जाएगा 10 भी, है ना, 10 भी नहीं होगा इसका गुणनफल। तो गुणनफल पूछ लिया, तो दोनों को गुना करने के बाद यानी इसका क्या निकाल लीजिएंगे, पहले हम इसका पहले क्या निकाल लीजिएगा बता दीजिए। इसका मौसा हो जाएगा कितना 100, इसका मौसा हो जाएगा 100, है ना। 100 गुना में 19 तो क्या आ जाएगा 1900, है ना। तो दो संख्याओं के मौसा और लौसा का गुणनफल हो जाएगा कितना 1900। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाए, सॉरी डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, है ना। आप निकाल के भी देख लेंगे, ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और मौसा 15 हो तो लौसा होगा। ध्यान देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और महत्तम समापवर्तक 15 दिया गया है जी, तो पूछ लिया आपका लौसा कितना होगा। ऑप्शन 15, ऑप्शन में बी यानी 80, ऑप्शन सी 120 और ऑप्शन डी है 1200। आपका समय शुरू होता है। दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और महत्तम समावर्तक 15 हो तो लौसा होगा। देखिए, गुणनफल दिया है और मौसा दिया है, पूछ लिया लौसा, तो सीधा आप पढ़ के आए होंगे लौसा बराबर क्या होता है। लौसा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1200 दिया है, बटा में कितना मौसा, मौसा कितना 15। ये सूत्र है मेरे दोस्त, लघुत्तम समावर्तक निकालने का सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में महत्तम समापवर्तक। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1200 और महत्तम दिया हुआ है 15, तो 15 से भाग कर देंगे तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 यानी 80। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य पूछ लिया, इससे पहले भी आपने पढ़ा है, समझा है। अभाज्य संख्या ऑप्शन ए में 8, ऑप्शन बी
9 यानी 9। ऑप्शन सी है आपका 11 और ऑप्शन डी है आपका 15। अभाज्य संख्या 8 तो नहीं है, अभाज्य संख्या 8 क्या है आपका सम संख्या है। 9 आपका क्या है विषम संख्या, और क्या है इसका फैक्टर 3 गुना 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 8 का भी होगा, 2 गुना 4 गुना 8 इसका भी टुकड़ा हो गया। 15 का भी 3 गुना 5 हो गया। तो पूछ लिया अभाज्य, तो अभाज्य संख्या क्या होगा इसमें 11 होगा। जो वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो वह क्या होगा अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या सिर्फ 11 है जो सिर्फ 1 से और 11 से ही विभाजित होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो आप यहाँ से जीत चुके हैं, यहाँ से आप जीत चुके हैं अगर ऑप्शन नंबर आपका सी सही है तो। चलिए 19 नंबर, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या हो सकता है, q के रूप में या 2q के रूप में या 2q + 1 के रूप में या 2q - 1 के रूप में। ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन q, दूसरा ऑप्शन है 2q, तीसरा ऑप्शन है 2q + 1 और चौथा ऑप्शन है 2q - 1। बताइए जल्दी। समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। कैसे है ना, धनात्मक समपूर्णांक q का मान कुछ भी रख दीजिए, q बराबर कुछ भी रख दीजिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए। देख लीजिए 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 बराबर 2, क्या हो गया सम संख्या। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, ये भी क्या हो गया सम संख्या। 3 रखेंगे 2 तिया 6, तो धनात्मक समपूर्णांक का निम्न रूप क्या हो गया 2q हो गया, 2q हो गया। क्योंकि q का मान बदलने पर वह सम संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। इधर रख के देखेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 1 3 हो जाएगा। इसमें रख के देखिएगा तो 2 × 2 में से 1 गया तो 1 विषम संख्या हो गया, और q अगर 1 है तो ये क्या हो गया आपका विषम संख्या हो गया। तो इसका रूप क्या हो गया 2q इसका रूप हो गया, जो धनात्मक समपूर्णांक के निम्न रूप में है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 सुपर 30 में आप सभी का स्वागत है। बने रहना है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे दोस्त। अगर कुछ सीख रहे हैं, कुछ मिल रहा है आपको तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, है ना। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, किसी बहुपद की घात होती है। अब बहुपद का घात पूछ दिया, एक्सपोनेंट पूछ दिया, है ना। पोलोनोमियल चैप्टर पढ़ के आए होंगे, है ना। बहुपद, है ना। किसी बहुपद की घात होती है, भिन्न संख्या में होगी क्या। पहला ऑप्शन भिन्न संख्या, दूसरा ऑप्शन है ऋण संख्या, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण संख्या और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। बता देंगे आप। भिन्न संख्या नहीं होगा, ऋण मतलब माइनस में होगा क्या, नहीं होगा। पूर्ण संख्या इसका सही जवाब होगा। क्या होगा इसका जवाब, पूर्ण संख्या। बहुपद की जो घात होगा, है ना, जैसे 2x³ + 3x², तो ये सब क्या है प्लस में रहना चाहिए। इसका घात जो है हमेशा प्लस में रहना चाहिए। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ, क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। चलिए 21 क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 2 एवं 6 हो तो द्विघात बहुपद है। देखिए द्विघात बहुपद निकालना है आपको, जबकि शून्यांक दिया है 2 और 6। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यांक होते हैं, दोनों मालूम है आपको 2 और 6। तो द्विघात बहुपद पूछ लिया निम्न में से कौन होगा। द्विघात बहुपद पूछ लिया निम्न में से कौन होगा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है बता दीजिए। ऑप्शन मैं डाल देता हूं या स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है x² + 12x + 8। बी नंबर ऑप्शन है x² - 12x + 8। सी नंबर ऑप्शन है x² + 4x + 12 और डी नंबर ऑप्शन है x² - 8x + 12।
फटाफट करेंगे, 10 सेकंड आपका समय होता है शुरू। शून्यांक 2 और 6 है, शून्यांक 2 और 6 है, तो द्विघात बहुपद पूछ लिया। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र है शून्यांक निकालने का, यानी बहुपद निकालने का। शून्यांक दे रहा है, शून्यांक दिया अगर हो तो बहुपद निकालने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर तो सब में है ना, माइनस का चिन्ह देखिए कहाँ है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, दो में माइनस लगा हुआ है। आपका शून्यांक दोनों प्लस में है, यानी 2 और 6, अल्फा 6 और बीटा 6, अल्फा 2 और बीटा 6, तो दोनों को जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, तो 2 + 6 = 8 हो गया, इंटू एक्स, तो 8x, देखिए 8x कहाँ है, माइनस में। चलिए ऑप्शन नंबर डी में, अल्फा गुना बीटा 2 × 6 = 12, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना। तो द्विघात बहुपद का सूत्र हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस पर आपको कई भी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत सेकेंडों में आप जवाब दे सकते हैं, बस ये आपका हथकंडा, ये आपका थर्मामीटर दिमाग में रहना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या होती है, पूछ क्या लिया, द्विघात बहुपद में शून्यांक की संख्या कितनी होती है। द्विघात मतलब 2 घात वाला जो बहुपद होगा उसमें शून्यांक कितने होंगे, अभी अभी जस्ट चर्चा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4 है, तो शून्यांक की संख्या कितनी होगी द्विघात बहुपद में, सिर्फ 2 और 2 शून्यांक होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, सही जवाब। थैंक यू, अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, बने रहे हैं, बन रहे हैं चैनल पर, एकदम मज़े लेना है, भागना नहीं है मेरे दोस्त, भागिएगा तो समझिए आपका सुपर 30 से आप छूट जाएंगे, इसीलिए सुपर 30 में बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 23, बहुपद 6x² माइनस का 11x + 3 के शून्यांकों का योग है। देखिए बहुपद दिया गया है 6x² माइनस का 11x + 3 के शून्यांक का योगफल, यानी शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ लिया। ऑप्शन ए में 1/2, ऑप्शन बी में 6/11, ऑप्शन सी नंबर में 11/6 और ऑप्शन डी नंबर है माइनस का 11/6। बता सकते हैं, आपका समय शुरू होता है। बहुपद 6x² माइनस 11x + 3 के शून्यांकों का योगफल पूछ लिया, योग, तो आप समझ के आए हैं शून्यांकों का योगफल -b/a, तो b का मान ऑलरेडी माइनस में है, तो 2 माइनस टकराने पर क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 11 देख लीजिए कहाँ है, ऊपर में प्लस का 11 कहाँ है देख लीजिए, चारों ऑप्शन में सी में मिल रहा है। अब बटा में ए का मान कितना है 6, तो 11/6, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, माइनस है ना, 11/6 जो आपका है सी नंबर ऑप्शन, सूत्र के हिसाब से -b/a, शून्यांकों का योगफल -b/a, चूंकि b ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बटा में a का मान कितना है 6, तो 11/6 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू, अच्छा लग रहा होगा, बहुत मज़ा लेना है, एकदम दुबक के बैठे ना कोने में, हाँ दुबक के बैठे रहिए और करते रहिए, आपका ही परिणाम अच्छा आएगा, दूसरे का नहीं आएगा, इसीलिए आप बने रहेंगे वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 24 के साथ, समीकरण 3x² माइनस 5x + 2 का बराबर 0 का विवेचक निकालना है। विवेचक डिस्क्रिमिनांट विभक्तिकर निकालना है, कैपिटल डी निकालना है, b² - 4ac, इसका कंडीशन होता है, सूत्र है। चलता हूँ, ऑप्शन ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 5 है। फटाफट विवेचक निकालना है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा में 5 है। आपका समय शुरू होता है। समीकरण 3x² माइनस 5x + 2 = 0 का विवेचक b² - 4ac, इसमें से कौन होगा,
तो b का मान है -5, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब 4ac, तो 4 गुना 3, तो 4 तिया 12, c कितना 5, तो 4 तिया 12 दूना 24। 25 में से 24 घटा दीजिए, कितना बचेगा 1। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। 25 समीकरण 7x² + 8 = 36 के मूल होंगे। मूल पूछ लिया, तो ये कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है मेरे दोस्त। 7x² + 8 = 36 है का मूल पूछ लिया। ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन है ए नंबर 2, बी नंबर में +-2, सी नंबर में 1/2 और डी नंबर में 5। फटाफट करेंगे, आपका समय होता है शुरू। 7x² + 8 = 36 है ना। चलिए जल्दी करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर देख लीजिए इस क्वेश्चन को, है ना। सॉल्यूशन थोड़ा देख लीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं करना है मेरे दोस्त। फटाक से आंसर को आंसर से सटा दीजिए। देखिए 7x² + 8 = आपको दिया हुआ है 36 मेरे दोस्त। तो 7² निकल के कितना आ जाएगा बताइए तो। 36 में से 8 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा बताइए? 28 बचेगा, बचेगा ना। 36 में से 8, 16 से 8 गया तो 8 और 2 का 2, 28, 8 36 हो गया। अब देखिए तो x² कितना निकल गया है? x² कितना होगा? 28 में 7 से भाग कर देंगे, 7 चौका 28 है ना। 7x² 8 आया तो x² का मान कितना होगा? पढ़ के आएंगे, गुना का उल्टा भाग, यानी 28 से 7 में भाग कर 4 निकल जाएगा। क्लियर। तो x² = 4, तो देयरफॉर मेरे दोस्त x पूछ लिया है, शून्यांक पूछ लिया, तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल में चला जाएगा 4। और द्विघात समीकरण है इसलिए प्लस माइनस यानी अल्फा और बीटा है ना के साथ आएगा, तो +-4 का वर्गमूल 2 होता है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए में 2 था, बी में +-2। अगर मान लीजिए आप 2 में मार के आए तो फिर भी गलत हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा +-2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो एकदम मज़े से आप लोग मस्ती में एकदम इस बार 2023 को क्रैक कर देना है, या किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सारे प्रश्न आपको हर कंपटीशन के एग्जामिनेशन में आपको मिलते ही मिलते होंगे, इसलिए बने रहना है मेरे दोस्त और अंगूठा चुपके से दबा देना है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने। कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा बता दीजिए। 57 और 30 कितना हो जाता है? कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री और tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में एरर है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में एरर है आपका 57 57 है ना। देखिए 57 है ना, 33। कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, तो 57 और 33 मिलके हो जाएगा 7 3 10, 5 3 8 1 9 है ना, 90 का मान पूछ लिया बराबर व्हाट। ए में ऑप्शन है 0, बी का ऑप्शन है 1, सी का ऑप्शन है 2 और डी का ऑप्शन है -1। बता देंगे। कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री का मान क्या होगा? किसी एक को बदल दीजिए मेरे दोस्त। तो कॉसेक स्क्वायर को चेंज करेंगे तो किस में चला जाएगा? सेक स्क्वायर में। तो सेक स्क्वायर 33 डिग्री या माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री बराबर क्या होता है बता दीजिए? 1 होता है। क्या होता है? 1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। चलता हूँ ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। cos थीटा बराबर P, cos थीटा बराबर
P। तो tan थीटा का मान पूछ लिया है, cos थीटा बराबर P। तो tan थीटा का मान निम्न में कौन होगा? पहला ऑप्शन है √1 माइनस पी स्क्वायर बटा में P। बी नंबर का ऑप्शन है 1/P। सी नंबर का ऑप्शन है P बटा में √1 माइनस पी स्क्वायर। और डी नंबर ऑप्शन है √1 प्लस पी स्क्वायर बटा में P। ऑप्शन नंबर आप सारे ऑप्शन आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर नहीं स्पष्ट आ रही है तो मेरा अनुरोध है मेरे दोस्त, मेरे बिगनर्स, मेरे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जूम कर लेंगे आप, है ना। हमारे वीडियो थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको सही समझ में आएगा, बता देंगे आप। देखिए cos थीटा का मान P है तो tan थीटा का मान पूछ लिया। cos थीटा में क्या होता है? लाल बट्टे का याद किया है ना, आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार आपका P हो गया, अब बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 हो गया आपका कर्ण। तो क्या निकाल लेंगे? लंब निकाल लेंगे। तो लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका क्या है? 1, तो 1 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर में, है ना। आप देखिए 1 माइनस पी स्क्वायर किस में लगा हुआ है? अंश। तो tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब आपका आ गया 1 माइनस पी स्क्वायर। अब बटा में आधार कितना है? आपका आधार क्या था? यहाँ P था। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, है ना। tan थीटा में पूछ लिया ना लंब बटा आधार, तो लंब आपका आ गया 1 माइनस पी स्क्वायर रूट के अंदर, √1 माइनस पी स्क्वायर। अब बटा में आधार आपका क्या है? P। तो √1 माइनस पी स्क्वायर बटा में P किस ऑप्शन में है? ए में है या बी में है या सी या डी में? तो आप कहेगा सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। आप जीत चुके हैं, यहाँ से बिल्कुल इनाम जीत चुके हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है आपका। ए बराबर 45 डिग्री, यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस ए बराबर व्हाट? अर्थात साइन ए प्लस कॉस ए का मान पूछ लिया है, कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है √2, ऑप्शन बी है 1/√2, ऑप्शन सी है 1/2 और ऑप्शन डी है 1। फटाफट आपका समय होता है शुरू। ए बराबर 45 है तो साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन नंबर बी। चलता इसको चेक कर लेता हूँ मेरे दोस्त, चेक कर लेता हूँ। बस बने रहना है आप सुपर 30 में, सुपर 30 में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऑप्शन नंबर बच्चे बता रहे हैं बी, थोड़ा चेक कर लेता हूँ। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। चलता हूँ ऑप्शन नंबर चेक कर लेता हूँ। साइन ए, तो साइन ए का मान कितना है? 45 डिग्री। अब प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का मान कितना? 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। अब प्लस कॉस 45 का मान भी 1/√2 ही होता है। इसका भिन्न जोड़ वाला क्रिया कर देंगे तो √2 आ जाएगा लघुत्तम। √2 से √2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ भी √2 से रूट कट जाएगा तो 1 के बचेगा। 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2/√2 हो जाएगा। 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 बटा में √2 आ गया। अब देखिए 2/√2 कहीं ऑप्शन में है? नहीं है। तो देखिए कर क्या दिया है? परिमेयकरण कर दिया है। किसका? 2 का। इस 2 को लिख सकते हैं √2 गुना में √2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब बटा में क्या है? √2 है। देखिए, अरे नहीं समझे, √2 गुना √2 √4 होगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 ही ना होता है। आ गया ना वही सवाल पे हम लोग। तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2। 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3। √5 को लिख सकते हैं √5 गुना √5। इसे सीखिए मेरे दोस्त, समझिए। अब देखिए इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा? √2 बच गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 बने रहना है मेरे दोस्त। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त की परिमिति पूछ लिया है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है तो अर्धवृत्त की भी त्रिज्या कितना होगा? 7 ही सेंटीमीटर होगा मेरे दोस्त। तो आपसे ऑप्शन है 36 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं।
फटाफट आपका समय होता है शुरू। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त की परिमिति निकालना है मेरे दोस्त। आपका समय चल रहा है, शुरू हो गया आपका समय। सुपर 30 में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अर्धवृत्त का परिमिति, देखिए अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र होता है पाई प्लस 2 इंटू आर, ये सूत्र होता है ना। अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र हो गया, अर्धवृत्त का परिमिति का सूत्र हो गया परिमाप या परिमिति कहिए, बात एक या घेरा कहिए, बराबर पाई प्लस 2 इंटू आर। पाई का मान 22/7 और प्लस 2, आर कितना है आपका वृत्त की त्रिज्या, तो अर्धवृत्त का भी त्रिज्या 7 होगा, गुना में 7 है ना। इसका हो जाएगा 7 गुना 14, 14 और 22 कितना हो जाएगा, 14 22 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 22 हो जाएगा आपका 36 और बट्टा में 7। अरे यहाँ पर नहीं समझे, भिन्न भिन्न जोड़ कर दिए, 1 और 7 का लघुत्तम 7, तो 22 से कम 22 और 7 गुना 14, 22 और 14 कितना हो जाएगा 36, बट्टा में ये 7 और गुना में ये 7 लगा हुआ है त्रिज्या वाला, तो 7 से 7 कर दे कितना आ जाएगा 36। देखिए 36 सेंटीमीटर, बी में 63 सेंटीमीटर, सी में 37 और इनमें से कोई नहीं, तो बताइए कौन सा है 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। पाई का वैल्यू 22/7, आर प्लस 2, आर कितना है 7 सेंटीमीटर, चाहे वो वृत्त है या वृत्त का अर्धवृत्त है, तो दोनों का त्रिज्या एक ही होगा, अलग नहीं होगा। अब इसका लघुत्तम ले लिए हैं तो 7 आएगा लघुत्तम, तो 22 से कम 22 हो जाएगा और 7 गुना 14, 14 और 22 कितना हो जाएगा 36 होगा कि नहीं होगा, 14 और 22 36, बटा में 7 और गुना में ये 7, तो 7 से 7 को काट देगा, जाति को जाति से उड़ा दीजिए, बच गया कितना 36। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगर ए ऑप्शन नंबर आपका सही है तो इसका मतलब आप यहाँ से जीत चुके हैं, बिल्कुल बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 30, दो वृत्त की परिधि का अनुपात 3:4 है, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया है दोस्त, तो क्षेत्रफल का अनुपात बताइए कितना होगा। ऑप्शन है ए का 16:9, ऑप्शन बी है 15:16, ऑप्शन सी है 9:16 और ऑप्शन डी है 2:3। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा जूम करके देखेंगे मेरे दोस्त, है ना। वृत्त परिधि का अनुपात है 3:4, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया। देखिए दो वृत्त है, परिधि का अनुपात है, तो दो वृत्त का परिधि क्या होता है बता दीजिए, दो वृत्त का परिधि का अनुपात 3:4 हो गया, तो क्षेत्रफल क्या होगा, परिधि का जितना है उसी का वर्ग कर दीजिए। परिधि 2:3 है, तो क्षेत्रफल पूछ लिया, तो जितना अनुपात दिया है उसी का वर्ग कर दीजिए, तो 2 का वर्ग कर दीजिए, अनुपात 3 का वर्ग कर दीजिए, तो निकल के आ जाएगा, सॉरी 3:4 है, क्षमा चाहते हैं 3:4 है। इस प्रश्न में 3:4 है, लेकिन कहीं 2:3 रहेगा तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ 3:4 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और फिर 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा 9, अनुपात 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी 9:16। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। परिधि का अनुपात से क्षेत्रफल में जाना है तो सीधे वर्ग कर दीजिएगा, वही वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो भुजा में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, अब भुजा देल है तो क्षेत्रफल में जाने का क्या करता है, यहाँ भी वही बात है, परिधि दिया हुआ है तो क्षेत्रफल में जाने के लिए परिधि का वर्ग कर दीजिएगा, है ना। और अगर क्षेत्रफल दिया रहता है परिधि माने के लिए इसका क्या कर दिया, वर्गमूल कर दीजिएगा। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, इस बात को या तो दिमाग में बांध लो या अपने नोटबुक में नोट कर लो मेरे दोस्त। और आप सुपर 30 में अगर बने हैं इस चैनल के माध्यम से,
तो मैं आप सभी का लाख लाख है ना आभार व्यक्त करता हूँ, और अपने कमेंट में ईमानदारी पूर्वक हर प्रश्न को एनालिसिस करना है ना। ये ऐसा मेरा आशा है, आई होप डैट, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ आप सभी बिल्कुल है ना मज़े से और एकदम बी बोल्ड होकर के सुपर 30 में भाग लें, और इस तरह के कार्यक्रम हम चलाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे विराम दीजिए, है ना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।